नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं उस मुल्क के बारे में, उस देश के बारे में बात करूंगा जिसको आजाद कराने में, जिसको आजादी दिलाने में भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। आज मैं बांग्लादेश को दोस्त कहूं या दुश्मन कहूं तो इसका शायद जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बांग्लादेश के अंदर है, जिस तरीके से वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, तो शायद मैं उनको दुश्मनों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दूंगा। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का तख्ता पलट हो गया था। कुछ कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की शेख हसीना को मजबूर कर दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और मजबूरी बस उन्होंने देश को छोड़ा और भारत की शरण में आ गई। आज बांग्लादेश की शेख हसीना यानी पूर्व प्रधानमंत्री कहां पर है, इसकी प्रॉपर जानकारी तो है नहीं कि वो भारत में ही है अभी या कहीं और चले गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट हो गया कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की नजदीकियां चीन के साथ बढ़ती जा रही है और ये लगने लगा है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह ही भारत का एक पक्के वाला दुश्मन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अंदर एक नई केयर टेकिंग सरकार आई और उसकी ओर से जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने वो बने यूनुस साहब। यूनुस साहब ने बहुत कुछ कंट्रोल किया बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा था, ऐसा कहा गया उनकी ओर से, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी ओर से कहा गया कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और ऐसा आगे से नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमें भी रिलीफ मिला कि ठीक है भाई, एक सही बंदा आया है जो इस कास्ट सिस्टम में नहीं बिलीव करता है और वहां पर हिंदू भी सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, उसी इंसान ने, इसी यूनुस साहब ने, यानी प्रधानमंत्री जो है अभी बांग्लादेश के, उन्होंने कुछ दिन बाद ही पैरोल पर यानी जेल से रिहा कर दी, यानी जमानत दिलवा दी एबीटी के अध्यक्ष को, जिनका नाम है रहमानी, जिसका नाम है रहमानी। अभी रहमानी कौन है? तो ये एक आतंकवादी है जो लंबे समय से जेल में बंद था। शेख हसीना ने इसको जेल में बंद करवा दिया था, उन्हीं के समय से जेल में बंद था। अब जैसे ही जेल से बाहर निकला तो भाई इसने भारत के खिलाफ उल जलूल स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। इससे यह पता लग गया था कि अब बांग्लादेश पहले जैसा बांग्लादेश नहीं रहा, मतलब अब वो हमारा मित्र राष्ट्र नहीं रहा। अब भारत भी समझ गया था कि भाई हमारे सामने एक नया दुश्मन और खड़ा हो गया, अब दुश्मन से कैसा निपटा जाए। तो दोस्तों, अब एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिससे यह तो पता लग गया कि भारत जो एक शेर है उसके पंजे में एक बिल्ली यानी बांग्लादेश धीरे धीरे फंसने लगा है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश भारत के कब्जे में आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो गई है। आइए मैं आपको कुछ दिन पहले की कुछ न्यूज बताता हूं। ये रहमानी है, ठीक है, एबीटी का अध्यक्ष जब ये जेल से रिहा हुआ तो इसने कई सारे उल जलूल स्टेटमेंट दिए। इसने ममता बनर्जी को एक ऑफर दिया कि आप मोदी का साथ छोड़िए और हमारे साथ यानी बांग्लादेश के साथ मिल जाइए, हम बंगाल को अलग मुल्क बनवा देंगे। इसके अलावा इसने कहा है कि हम उन लोगों की आंखें निकाल लेंगे जो बांग्लादेश की ओर देखता है, यानी जो अल्पसंख्यक भारत के अंदर रह रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान हुआ तो हम उनको, उनकी आंखें निकाल लेंगे, उनके हाथ काट देंगे और चिकन नेक काट देंगे। चिकन नेक क्या, मैं आपको भी बताता हूं। जम्मू कश्मीर को आजाद कराएंगे, बंगाल को भारत से अलग कराएंगे और खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे। मतलब सारी की सारी एंटी इंडियंस इसने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। मैं चिकन नेक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। चिकन नेक बेसिकली एक कॉरिडोर है, एक रास्ता है, हम भाषा में कहूं तो, जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनको भारत के अन्य राज्यों से मिलवाता है। जो नहीं, हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको अलग राज्यों से कनेक्ट करता है। एक छोटा सा एक रास्ता है, लगभग 28 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसी को तोड़ने की बात की है। इसने कहा है रहमानी ने कि हम चाइना के साथ मिलकर इसको ब्लॉक कर देंगे, यानी कि बाकी जो हिस्सा है आपकी जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं उनको हम अलग कर देंगे भारत से। खैर, मुंगेरी लाल के सपने अच्छे हैं, सपना देखने अच्छे हैं, ठीक। अब इससे लगने लगा था कि इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद, और जब बांग्लादेश की सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, तो ये लगने लगा था कि भारत और जो बांग्लादेश के संबंध है वो दिन प्रतिदिन और खराब होते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपसे, एक न्यूज निकल के आ रही है जिससे बांग्लादेश धीरे धीरे हमारे कब्जे में आने लगा है। वो न्यूज क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए, भारत की बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली सप्लाई करती है बांग्लादेश को। अब इन कंपनियों का बकाया है लगभग $1 अरब का बांग्लादेश के ऊपर, यानी वो पैसा दिया नहीं है। अब जब ये स्थिति खराब हुई थी, शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा, तो उस समय लगने लगा था कि भाई $1 अरब तो हमारा गया, ये तो हमारा पैसा गया, ये तो हमें मिलने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब उम्मीद जागी है कि ये पैसा तो मिलेगा। इसके अलावा बांग्लादेश धीरे धीरे हमारे कब्जे में आएगा। वो कैसे आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, भारत की 3 कंपनियां हैं, एक अडानी पावर, एक पीटीसीएल इंडिया है और एक आपकी है क्या नाम, एसईआईएल। ये 3 कंपनियां हैं। तीनों की तीनों कंपनियां जो हैं
बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। बांग्लादेश की जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 20% जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी है वो भारत से सप्लाई होती है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका नाम है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, इसको शॉर्ट में बीपीडीबी कहते हैं। इस समय वो डॉलर के संकट से जूझ रहा है, यानी कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो भारत को भी क्या कर सके, इस जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका पेमेंट दे सके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, शेख हसीना के टाइम में ही बांग्लादेश ने आईएमएफ से गुजारिश की थी कि हमें एक रिलीफ फंड दिया जाए, लेकिन उस समय आईएमएफ ने कोई फंड नहीं दिया था। तो ये यानी कि लंबे समय से ही ये पेमेंट से, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे बांग्लादेश जूझ रहा था। लेकिन दोस्तों अब इन कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनको पैसा दे सके। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अडानी पावर के का लगभग इनके पास 800 मिलियन का बकाया है, जबकि पीटीसीएल इंडिया और एसईआईएल जो एनर्जी है उसका 80 मिलियन और 190 मिलियन के आसपास का इनका भुगतान है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2013 से ये सारी की सारी कंपनियां बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, यानी पावर सप्लाई कर रही है। लेकिन दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था। 2022 के बाद से ही ये जो कंपनियां हैं भुगतान नहीं कर पा रही थी, पेमेंट नहीं कर पा रही थी। उस समय शेख हसीना थी प्रधानमंत्री, शेख हसीना के बड़े अच्छे संबंध थे भारत के साथ। तो भारत के जो आपकी क्या नाम जो सरकार है उससे कांटेक्ट करके इस तरीके से कि भाई कांटेक्ट कर लिया, हम पेमेंट थोड़ा बाद में कर देंगे, तो चल जाया करता था। लेकिन दोस्तों अब जब सरकार बदली और वो एंटी गवर्नमेंट एंटी इंडियन सरकार है, तो फिर भारत तो अपना बकाया मांगेगा। तो भारत को लग रहा था कि ये पेमेंट हमें मिलने वाला है नहीं, भारत ने उम्मीद छोड़ दी थी। तो भारत की जो जितनी भी कंपनियां उन्होंने सोचा कि अब इनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं जब हमें पैसा मिलेगा नहीं। तो जैसी भारत की इन कंपनियों ने एक्शन लेने की कोशिश करी, तो तुरंत ही इस बोर्ड ने, जिसका नाम है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, उसने कहा कि हम जल्द ही भुगतान कर देंगे, कृपया करके हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट ना करें, वरना जो बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगी। मतलब आपकी डोर हमें पता लग गई कि कहां पर खींचनी है, यानी कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कट करेंगे तो आप हमारे आगे पीछे नाचेंगे, यानी हमने पकड़ना शुरू कर दिया आपको। आपको बता दूं दोस्तों, जैसे इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 20% जो है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो भारत करता है। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री में जाता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक तो गारमेंट इंडस्ट्री है और दूसरी टेक्सटाइल, और यानी कि ये दो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की 24 आवर्स रिक्वायरमेंट होती है। अगर भारत 20% की सप्लाई कट करता है, अब चाइना ऐसा तो है नहीं, तो बांग्लादेश चाइना की ओर देखेगा। अब चाइना ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देगा, पूरा सिस्टम क्रिएट करने में कई साल लगेगा। इतने में इनकी भी वही हालत होगी जो श्रीलंका की हुई है, इनकी जो इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि काफी हद तक इनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है और आपकी जो जिसका जो 28% रोल है देश की जीडीपी में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 22% है, मैन्युफैक्चरिंग का 18% है, ठीक है, बाकी अदर का 17% है, सर्विस का 15% है। तो इन सेक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है और इन इलेक्ट्रिसिटी में 20% भारत सप्लाई करता है। तो भारत अगर इलेक्ट्रिसिटी कट करते हैं तो इन इंडस्ट्री पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर इंडियन इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ा तो देश की जीडीपी अभी तो जो बुरी है फिर बद से बदतर हो जाएगी। तो इसीलिए भारत के आगे पीछे हाथ जोड़ रहे हैं। तो भाई पहले आप इन जो उल जलूल स्टेटमेंट आ रहे हैं आपके इन आतंकवादियों के, पहले इन्हें रोकिए, भारत के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे उनको रोकिए और भारत से गुहार लगाइए जो आपने शुरुआत कर दी है, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।